अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है वारदातें करने निकले, पैसों की हवस में हो गए पगले, मारना चाहते थे एक और डाका मगर पुलिस का लगा था नाका। कराची से आया राहगीरों को लूटने वाले 2 लड़कों का केस। तो क्या सारी उम्र बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? वो सब उसकी जायदाद के पीछे आते हैं, मुझे सब पता है। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। उसका रिश्ता देखिए मेरी कहानी में। पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे अवाम को लूट। मुश्तरी होशियार बाश। कराची के इलाके गुलशने इकबाल से आया राहगीरों को लूटने वाले 2 डकैत लड़कों का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कराची आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की तारीख अरब और यूनान के दौर से शुरू हुई। अरबी इस इलाके को बंदरगाह देबल के नाम से जानते थे और इसी इलाके से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया। 3 फरवरी 1839 में अंग्रेजों ने इस शहर पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। 1876 में इसी शहर कराची के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उसके वालिदैन ने मोहम्मद अली रखा, जो बाद में कायद आज़म के नाम से मशहूर हुए और उन्होंने खित्ते के मुसलमानों को आजादी जैसी नेमत से रूशनास कराया। 1947 से लेकर 1953 तक कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। इस शहर की तेजी से बढ़ती हुई आबादी और मुईशत के मद्देनजर उस वक्त के सदर मोहम्मद अय्यूब खान ने दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला किया। 1980 से लेकर 1990 तक की दिहाई में कराची शहर मजहबी और सियासी तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार रहा। इसके बाद कुछ अरसे तक अमनो अमान रहा और इस शहर ने खूब तरक्की की, मगर हाल ही में एक बार फिर कराची टारगेट किलिंग जैसी मूजी लानत का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से रोशनियों का शहर कराची इस वक्त बेरोजगारी और मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। डकैती और राहजनी की बढ़ती हुई वारदातों ने इसी शहर कराची की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। शहर कायद में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बायस नौजवान अपनी सलाहियतों और मेहनत पर यकीन रखने की बजाय बेराह रवी और बदकुमाशी की तरफ तेजी से रागिब हो रहे हैं। कराची के एक इलाके गुलशने इकबाल में कुछ माह से चंद डकैतों ने मुतअद्दिद वारदातें करके शहरियों का जीना हराम कर रखा था। गुलशने इकबाल में दिन दिहाड़े होने वाली इन वारदातों के मामूल की वजह से आम शहरियों के दिलों में इस बात का खौफ घर कर चुका है कि वो घर से बाहर जाएंगे तो सही सलामत वापस भी आ पाएंगे या नहीं।
आम शहरियों के इसी खौफ के पेश नजर गुलशने इकबाल पुलिस ने दिन दिहाड़े लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर छापे भी मारे। अवाम की हिफाजत के पेश नजर पुलिस की तरफ से बहुत से ऑपरेशन किए गए, मगर नाकामी के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान 4 जुलाई 2012 को कराची के इसी इलाके गुलशने इकबाल में पुलिस को इमरजेंसी नंबर पर यके बाद दीगरे डकैती और राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों की शिकायत मौसूल हुई। दिन दहाड़े अवाम को लूटने वाले इन डकैतों को पकड़ने की गरज से गुलशने इकबाल पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी। नाके के दौरान मोटर बाइक पर गुजरते हुए 2 मुश्तबा नौजवानों को पुलिस एहलकारों ने रुकने का इशारा किया। पुलिस के रोकने के बावजूद मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी मोटर बाइक नहीं रोकी और वहां से फरार होने की कोशिश की। नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों ने उन मोटरसाइकिल सवारों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को अपने पीछे आता देखकर उन मुश्तबा लड़कों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उन मुश्तबा लड़कों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से फायरिंग होने पर मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़कों का तवाजुन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल गिर गई। फिर पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस ने दोनों मुश्तबा लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के इस तबादले में कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। उस नाके पर खड़े हेड कांस्टेबल बाबर ने तफसील बताते हुए कहा, इस जगह पे चेकिंग कर रहे थे, सामने से मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे। जब यहाँ पर इस बंगले के पास पहुँचे तो हमने इनको रुकने का इशारा किया। इन्होंने वहीं से टर्न किया गाड़ी को और पीछे चले गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं इनके पीछे लग गया। असलम होटल से मेरा इनके साथ मुकाबला शुरू हो गया। इन्होंने हमारे पास फायर किया, हमने जवाबी फायरिंग की इनके ऊपर। रिमझिम हाल के पास आके हमने इनको गिरा लिया, जिसमें स्ट्रेट फायर किए हमारे ऊपर, और हमने भी जो है फिर हवाई फायरिंग करते हुए इनको जो है रोक लिया। हम फौरन जो है एक केडीए मार्केट की तरफ भागा, जिसको हमारे दूसरे सिपाही ने पकड़ा, एक को हम लोगों ने पकड़ा, थाने ले गए। पुलिस ने जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया वो कौन थे और उन्होंने पुलिस के कहने पर रुकने की बजाय उन पर फायरिंग क्यों शुरू कर दी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, वारदातें करने निकले, पैसों की हवस में हो गए पगले। मारना चाहते थे एक और डाका, मगर पुलिस का लगा था नाका। कराची से आया राहगीरों को लूटने वाले 2 लड़कों का केस। पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले दोनों लड़कों का ताल्लुक उसी गैंग से था जिसकी पुलिस को काफी अरसे से तलाश थी। पुलिस ने उन दोनों लड़कों के पास मौजूद बैग में से 17 मोबाइल फोन, 22,000 रुपए, 2 दस्ती घड़ियां और 2 अदद टीटी पिस्तौल भी बरामद कर लिए। इन दोनों लड़कों ने, जो बज़ाहिर तालिबे इल्म लगते हैं, सिर्फ 3 घंटों के दौरान कराची के इलाके गुलशने इकबाल में डकैती और राहजनी की 17 वारदातें की। पुलिस इन डाकुओं के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस के मुताबिक ये ऐसे लड़कों का ग्रुप है जिनमें कुछ तालिबे इल्म भी हैं और ये सारा ग्रुप तालिबे इल्मों का रूप धार कर वारदातें करता है। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं के खिलाफ 7 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं।
थाने ले जाके इनके बैग चेक किए तो जिसमें से 18 मोबाइल बरामद हुए और कैश वगैरह। गिरफ्तार होने वाले 2 लड़कों में एक का नाम हसन वल्द साबिर है। मुलजिम हसन करीमाबाद का रिहायशी है। उसका बाप कोई काम नहीं करता। वो 3 बहन भाई हैं। घर को चलाने की जिम्मेदारी उसी की है और वो घर चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे काम किया करता था। तुम्हारा नाम हसन। वालिद का नाम साबिर। क्या करते हैं वालिद? वालिद साहब काम नहीं करते। काम नहीं करते, तो तुम क्या करते हो? मैं एक्टिविटी करता हूँ नेशनल मसाले। नेशनल मसाला। तो कितने पढ़े हुए? मैट्रिक के। कितने बहन भाई हैं? 3। मुलजिम हसन का कहना है कि उसे उसके एक दोस्त नवील ने इस काम पर लगाया। नवील पहले भी डकैती की वारदातें करता था। एक बार मैं और अफराज ने नवील के साथ मिलकर राहजनी की वारदात की। नवील ने हमारे साथ धोखा किया और वारदात में लूटा हुआ सारा माल लेकर गायब हो गया। इसके बाद हमने अकेले वारदात करने का फैसला किया। एक्टिविटी में इनका एक दोस्त था, वो मिला था मुझे, उनसे बात हुई क्या थी। नाम था? नवील। वो क्या करता है? सर वो एक्टिविटी करता था मेरे साथ, फिर उसने छोड़ दिया था। फिर इफ्राज से मिलाया था उन्होंने, तो वो भी यही काम करता था। डकैत था। मोबाइल छीनना, कैश छीनना और क्या क्या? बस सर ये मोबाइल किसी का। घर में भी जाके वारदात? नहीं सर नहीं। गाड़ी वाड़ी को छीनी? नहीं। मुलजिम हसन का कहना है कि 4 जुलाई को अफराज ने फोन करके कहा कि आज वारदात पर चलते हैं और डकैती की गर्ज से हम गुलशन इकबाल के इलाके में आए और यहाँ वारदातें करना शुरू की। मुलजिम ने बताया कि हम स्टूडेंट बनकर कार्रवाई करते थे। हम लोग मजीद वारदातें करने के लिए मोटरसाइकिल पर फिर रहे थे कि अचानक पुलिस से मुठभेड़ हो गई। क्या ये कैसे तुम इस तरफ आए हो? क्या ये पुलिस ने कैसे पकड़ा तुम्हें? सर पीछे रोड पर। कौन से रोड पे? गुलशन वाले। क्या कर रहे थे? तेज बोलो। क्या कर रहे थे? सर मोबाइल लिफ्टिंग कर रहे थे। मोबाइल छीन रहे थे। कितने से मोबाइल रहे थे? कितने से मोबाइल छीने थे? 17। 17? कितनी देर में? 3 घंटे। 3 घंटे में? तो क्या ये तुम्हारा रूटीन था रोजाना का सुबह? नहीं सर। फिर? सर हम लोग, ये हमारा तीसरा चक्कर था सर गुलशन का। बट टोटल कहाँ कहाँ से वारदातें की? गुलशन थे, 13D थे। तीनों चक्कर में? रहते कहाँ? करीमाबाद। ये कौन है? इनका क्या नाम है? इफ्रात। इनको कैसे जानते हो? एक्टिविटी में इनका एक दोस्त था, वो मिला था मुझे। मुलजिम हसन ने मजीद बताया कि पुलिस ने हमें रुकने का इशारा किया। हम रुकने की बजाय भागे। पुलिस ने हम पर फायरिंग की। इसी दौरान मोटर बाइक रिक्शे से टकराकर गिर गई और हम पकड़े गए।
मुल्जिम ने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए इसकी हमें सजा मिलनी चाहिए। क्या क्या इन 3 घंटों में कहाँ सर गुलशन 13 डिवाइस, क्या क्या छीना? मोबाइल और कैश कहाँ से? बेकरी से। टीटी दिखा के? जी। तुम तो मतलब स्टूडेंट्स के बैग लटका के और वारदातें करते हो, जैसे कि एक स्टूडेंट है किसी को शक ना हो फिर उसके वारदात ऐसे ही कर रहे थे? जी सर। तो पुलिस ने तुम्हें रोका? जी। तुम भागे नहीं पुलिस को देख के? सर भागे थे। भागे थे? जी। पुलिस ने पीछा किया? जी। फिर पुलिस ने पकड़ लिया था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। किससे? रिक्शे वाले से। अच्छा, मोटरसाइकिल पे थे? जी। किसकी मोटरसाइकिल है? मेरी। तुम्हारे वालिदैन को पता है? जी सर। अब पुलिस तुम भागे थे, अगर तुम रिक्शे से नहीं टकराते तो पुलिस तुम्हें गोली भी मार सकती? जी सर। तो फायरिंग वायरिंग हुई नहीं? की थी तुमने? सर हमने नहीं की थी, पुलिस वालों ने हमको रोकने के लिए की थी। अच्छा, मतलब मुकाबला हुआ पुलिस से तुम्हारा, है ना? जी। अब पकड़े गए हो तो कैसा लग रहा है? सर एहसास हो रहा गलती का। पकड़ने के बाद एहसास होता है? पकड़े जाने वाले दूसरे मुल्जिम अफराज ने सुनाई पुलिस को अपनी मजबूरी की कहानी। वो कहानी क्या थी ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, वारदातें करने निकले, पैसों की हवस में हो गए पगले, मारना चाहते थे एक और डाका, मगर पुलिस का लगा था नाका। कराची से आया राहगीरों को लूटने वाले 2 लड़कों का केस। पकड़े जाने वाले दूसरे मुल्जिम अफराज ने बताया कि वो बीकॉम पार्ट 1 का तालिब इल्म और हाफिज़े कुरान है। नाके के दौरान पकड़े जाने वाले दूसरे लड़के का नाम अफराज वल्द रियाज है। मुल्जिम अफराज बीकॉम पार्ट 1 का तालिब इल्म और हाफिज़े कुरान है। उसके भी 3 बहन भाई हैं और घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर के खर्चात पूरे करने की जिम्मेदारी भी उसी पर आयद होती है। मुल्जिम अफराज कराची के इलाके मलीर खोखरा पार का रहने वाला है। अफराज। वालिद का नाम? रियाज। क्या करते हैं वालिद साहब? हाइस चलाते हैं। कितने बहन भाई हो? 3। आप सबसे बड़े हो? जी। तुम कितने पढ़े हुए हो? बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। बीकॉम पार्ट 1 में? जी। और वैसे? हाफिज़ कुरान हाफिज़ हूँ। मुल्जिम अफराज का कहना है कि सोहबत गंदी होने की वजह से आज वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। उसका कहना है कि उसकी दोस्ती नवील, फैजान, वसीम, दिलशाद वगैरह से थी और ये सारे लोग डकैत हैं। इन लोगों की सोहबत की वजह से वो भी डकैत बन गया। अफराज ने बताया कि पहली बार ये लोग उसे वारदात के लिए लेकर गए तो उसे दूर खड़ा कर दिया था। इस तरफ कैसे आ गए ये जो तुम कैसे पकड़े गए? सर गैदरिंग बहुत गंदी थी हमारी, जब सर सोबत गंदी थी हमारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? खोखरा पार। कौन हो? राजपूत। खोखरा पार में किससे कहाँ बैठते उठते थे कि तुम्हारी गैदरिंग खराब हो गई? 3 नंबर पे। किनके साथ? 2-3 लड़के हैं वहाँ के। क्या नाम है? नवील, फैजान और वसीम और दिलशाद। ये क्या करते हैं? यही करते हैं।
डकैत? जी। मुल्जिम ने मजीद बताया कि डकैत वसीम मेरा कजन है और जब वो पहली बार वारदात पर गया था तो बहुत घबराया हुआ था, मगर बाद में वो इस काम का आदी हो गया। तुम्हें इस तरफ किसने रागिब किया? सर नबील ने और वसीम ने। क्या कहा नबील ने और वसीम ने तुम्हें? सर कहा कुछ नहीं, बस वो एक दिन लेके चले गए मोटरसाइकिल? यस सर, मेरी अपनी बाइक थी तो वो मेरी बाइक को यूज़ करना चाह रहे थे। खैर मैंने वो नहीं करने दी तो मैं समझ गया था कि उन्होंने अपनी बाइक पे मुझे बिठाया और ले गए। वसीम से क्या ताल्लुक है? कज़न है मेरा। अफराज ने बताया कि जब उसकी मुलाकात हसन से हुई तो उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। गिरफ्तार डाकू अफराज ने बताया कि मेरे परेशानी की वजह पूछने पर हसन ने बताया कि उसको पैसों की बहुत जरूरत है और मुझे भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए हम दोनों ने ये काम शुरू कर दिया और आज तीसरी वारदात के दौरान पकड़े गए। पुलिस फाइल की टीम से बात करते हुए मुल्जिम अफराज ने बताया कि हम तालिबे इल्म बनकर वारदातें नहीं करते थे। तो जो तुम मोबाइल शोबाइल छीनते थे वो कहाँ ले जाके बेचते थे? सर मैंने कोई नहीं बेचा। किसने बेचा सर? यस सर। कहाँ ले जाके बेचे? इसने भी सर एक फर्स्ट टाइम जो गए थे हम, वो नबील लेके चला गया था सारे, ठीक है, भाग गया था वो। सेकंड टाइम कैश 4,500 रुपये थे और 4-5 मोबाइल थे, वो उसके पास थे। थर्ड टाइम ये हुआ। थर्ड टाइम ये था जी। मतलब तीसरी वारदात में आप लोग पकड़े गए? जी सर। तो कैसे पकड़े गए? भाग रहे थे, पुलिस को देख के रुके नहीं, मुकाबला हुआ पुलिस से? सर कोई मुकाबला नहीं हुआ, पुलिस वालों ने रुका नहीं। रुका नहीं, पीछे से उन्होंने फायर मारे, ठीक है। किसने रोका? पुलिस वालों ने। ये रुका नहीं, चला ये रहा था? हाँ, पीछे से उन्होंने फायर मारे, 4 फायर मारे, घबराहट के मारे गाड़ी गिर गई और हम भागे और उन्होंने पकड़ लिया। कोई मुकाबला नहीं हुआ। इस सारे वाक़े के बारे में SHO थाना गुलशन इकबाल राना हसीब ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए बताया, हम कल अफसरान वाला के हुक्म से हमने पॉइंट बना के चेकिंग शुरू की थी। चेक कर रहे थे दीवा अकेडमी के पास। जैसे ही ये दोनों लड़के बाइक पे आए, उनको रुकने का इशारा किया। ये नहीं रुके, भागते हुए इन्होंने पुलिस पे फायर किया। पुलिस में इनके पीछे लगे और रिमझिम हॉल के सामने इनको आ लिया। ये वारदात नहीं, वारदातें करते हुए आ रहे थे पीछे से। SP मूसा अपील करता है पाकिस्तान के तमाम नौजवानों से कि वो मेहनत करें, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और जल्दबाजी में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा ना लें, क्योंकि हर चोर और डाकू कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। तो क्या सारी उम्र बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? वो सब उसकी जायदाद के पीछे आते हैं, मुझे सब पता है। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। इंसान को रिश्ते नाते बनाते हुए एहतियात से काम लेना पड़ता है, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो कभी कभी कोई रिश्ता जान का रोग भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हुमा के साथ। आइए देखते हैं हुमा की कहानी। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे बाप ने किसी भी मुसीबत से बचने के लिए जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इस जायदाद के पीछे मेरे बहुत से रिश्ते भी आए। तो क्या सारी उम्र बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? वो सब उसकी जायदाद के पीछे आते हैं, मुझे सब पता है। मेरा दिमाग मत खराब करो। जब कोई मुनासिब लगेगा तो कर दूंगा उसका रिश्ता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
मेरी माँ रिश्ता अपने ख़ानदान में करना चाहती थी, लेकिन अब्बा नहीं मानते थे, क्योंकि अम्मा के ख़ानदान वाले काफ़ी लालची थे और अब्बा को डर था कि कहीं वो मेरी जायदाद ही हथिया ना लें। उसी दौरान एहसन साहब, वो लोग बड़े अच्छे हैं, उनको चाहिए भी कुछ नहीं, ऊपर से लड़का भी पढ़ा लिखा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं एकदम से कोई रस्म नहीं करूंगा। वैसे भी हमें एक दो और लोगों से पता करवा लेना चाहिए। मैंने पता करवाया है सारा। बीबी जी, मेरे पे एतबार करें। क्या कहती हो? जैसा आप मुनासिब समझे। ठीक है, तो आप उन लोगों को हमसे मिलवा दें। मिलवा देते हैं जी, आपको बहुत जल्दी मिलवा देते हैं। तो मुझे अब इजाजत है जी। जी, अगर सर कोई खर्चा पानी थोड़ा हो जाता तो। थैंक यू जी। अब्बा ने मेरा रिश्ता कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को देख भी लिया था। मेरी और अहमद की फ़ोन पर बात भी होने लगी। बातों बातों में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। यूँ लगता था कि जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। रफ्ता रफ्ता अहमद का एक रूप मेरे ऊपर खुलने लगा। पहले मैं समझी कि सब मजाक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बात का जिक्र रोज होने लगा। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? बीवी की जायदाद भी तो शौहर की होती है ना। लेकिन हर वक्त एक ही बात, तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? मजाक कर रहा हूँ यार, क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि तुम मजाक कर रहे होते हो। अच्छा बाबा, मत लगाओ तुम जायदाद मेरे नाम, लेकिन सुनो, एक ताजमहल जरूर बनवाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ताजमहल? अहमद मुझे शायद ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। मैं भी कुछ तैयार होने लगी थी। एक दिन अब्बा के एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। यार, सब कुछ करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। उस खानदान को मुझसे बेहतर और कौन जानता है? उनका तो काम यही है। मगर ये रिश्ता तो मुराद ने करवाया है ना? ना मुराद है वो, उनके साथ मिला हुआ है। कई गैर उजाड़ चुके हैं, जायदाद, नकदी, जेवर सब कुछ ले लेते हैं और बाद में तलाक दे देते हैं। तो वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? सबको हिस्सा मिलता है। कहाँ फंस गए हो मेरे यार? मेरे बाप ने उस बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने और लोगों से भी तहकीकात की और ये बात सच ही निकली। उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। एक दिन हेलो। बहुत बड़ी ज्यादती की है बुड्ढे तुमने। इसका जवाब तो तुम लोगों को जरूर मिलेगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अगर तुमने मुझे आइंदा फोन किया तो पुलिस से तुम्हारी खाल उतरवा दूंगा। अब्बा ने उसको बहुत बुरा भला कहा और फ़ोन बंद कर दिया। उस वाक़े को कई माह गुजर गए। मैं भी उसको भूल गई थी। हम समझे कि बात आई गई हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन तेजाब से मेरा जिस्म जल गया, लेकिन चेहरा और गर्दन बच गई। अब मेरा कोई रिश्तेदार भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि क्या मेरा बाप मुझे जायदाद देकर मेरा तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता था? वो गलत था या फिर सही? इस सवाल का जवाब
मुझे आज तक नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। रिश्तों में अगर लालच का मैल आ जाए तो जाहिर और बातिन दोनों को गंदा कर देता है। रिश्तों का चुनाव एहतियात से ही करना चाहिए, क्योंकि कब किसी टूटते रिश्ते का एहतिताम जुर्म पर हो ये कौन जानता है। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो जाएं झूठ, ले जाएं लुटेरे आवाम को लूट। मुश्तरी होशियार बाज। खबरदार, बाजार से डब्बे में पैक कोई भी चीज या दवा खरीदते वक्त उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। डिब्बे में पैक अशिया, अद्वियात या बोतल में बंद मशरूबात वगैरह खरीदते वक्त उन चीजों की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कई दुकानदार सादा लोगों को ऐसी अशिया और अद्वियात भी फरोख्त कर देते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी होती है। ऐसी अशिया और दवाओं का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रर रसां साबित हो सकता है। आम तौर पर लोग बाजार से चीजें और दवाएं खरीदते वक्त उन पर लिखी हुई हिदायत या एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ औकात उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपकी जरा सी एहतियात आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। एक्सपायर्ड अशिया और अद्वियात के इस्तेमाल से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को खतरे में मत डालें। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी रकम से महरूम हो जाएं। आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। जहां इन कार्डों का इस्तेमाल बढ़ने से खरीदारी के लिए सहूलत पैदा हुई है, वहीं इनके चोरी या गुम होने की वजह से भारी रकम के नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा नौसरबाज सादा लोगों से उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर और दीगर तफसीलात हासिल करके इंटरनेट के जरिए खरीदारी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड के मालिक को ऐसी चीजों के लिए भी पैसे अदा करना पड़ जाते हैं जो उसने खरीदी भी नहीं होती। अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड संभाल कर रखें और इसकी तफसीलात किसी भी दूसरे शख्स को मत बताएं। इन कार्ड्स के गुम होने की सूरत में फौरी तौर पर अपने बैंक को इत्तला देकर कार्ड को ब्लॉक करवा दें। बसूरत दीगर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की हिफाजत को यकीनी बनाएं ताकि आप चोरों और लुटेरों से महफूज रहें। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें,
या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।